गृह मंत्रालय है वो थानेदार की तरह काम करता है, वो बदमाशी करता है, वो लोगों को डंडे के तरह हाँकना चाहता है, जो कि शासन में होता है, डेमोक्रेसी में नहीं होता। तो देश पर यूएपीए में जमानत मिली है। उमर खालिद, शर्जील इमाम ऐसे लोग हैं जो अभी तक 5 सालों से जेल में हैं। इसीलिए तो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, मुझे तो आश्चर्य होता है ये लोग जेल में क्यों हैं। वकील तुषार मेहता वो कह रहे हैं परमानेंट इनको जेल में होना चाहिए, तो आतंकवादी लोग हैं। ये बकवास भाषा है। तुषार मेहता कई बार बकवास करता है, नॉनसेंस बातें बोलता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो बिल्कुल यूएपीए पीएमएलए में सपने में सोच भी नहीं सकते कि पहले झटके में किसी को जमानत दे दें। ये हाल हो गया देश की जुडिशरी का, और लोगों को सड़कों पे क्यों आना पड़ता है। इस बात के लिए मैं सरेआम जिम्मेदार ठहराता हूँ। सरकार तो है ही है, ज्यादा जिम्मेदार इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लोगों के फंडामेंटल राइट का ध्यान रखें और सुओ मोटो एक्शन भी लें जहां जरूरी है, क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। कि उमर खालिद को जमानत नहीं मिल पा रही और भी जो लोग हैं 5 साल हो गया, आखिर क्यों, क्या कोर्ट ये नौजवान कोई देशद्रोही नहीं है, ये सारे डिसेंट वॉइस है। इनकी वॉइस सुनने की हिम्मत सरकार में होनी चाहिए, बल्कि ऐसे सब लोगों को बुलाना तो चाहिए था टेबल पे। स्वागत है आप सभी का। पार्लियामेंट अटैक मामले में 2 लोगों को जमानत मिल चुकी है और उनके वकील रहे बलराज मलिक सिंह जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से यूएपीए का केस लगा था और पहली बार इतनी जल्दी जमानत मिली यूएपीए में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक जेलों में यूएपीए के तहत बंद है, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। तो क्या कुछ हुआ उस केस में और कैसे जमानत मिली, हम सर से बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर, जिस तरीके से पार्लियामेंट में अटैक हुआ, आपने केस लड़ा, जमानत मिली है यूएपीए के केस में, तो और भी लोग हैं देश में लेकिन उनको जमानत नहीं मिल पा रही थी, जमानत मिली है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जमानत सबको मिलनी चाहिए अगर ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि ये बात मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ और मैं लगातार कहता हूँ, देश का कोई भी नागरिक ना आतंकवादी है, ना अलगाववादी है, ना कोई देशद्रोही है, ना कोई नक्सलवादी है। ये सारे के सारे शब्द जब आते हैं जब लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती, लोगों से संवाद नहीं होता, जो कि डेमोक्रेसी का आधार है, तो अगर कोई रिजेंटमेंट या डिसेंट वॉइस कोई रेज करता है तो सरकार उसको दबाने के लिए, और ये दबाने की बात कहाँ से आती है, दबाने की प्रवृत्ति शासन में होती है, सत्ता में होती है, राजशाही में होती है। ये लोकतंत्र में पॉसिबल नहीं है। लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को उभारा जाता है, सुना जाता है, संवाद किया जाता है, और जिम्मेदारी है, मर्जी नहीं है सरकार की। लोगों की आवाज़ सुनना सरकार की जिम्मेदारी है संविधान के तहत, क्यों अल्टीमेटली लोग ही मालिक हैं देश के, और वो संविधान के जरिए मानवीय व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेवारी सरकार की भी है, उसमें विधायिका की भी है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की भी है। इन सब की जिम्मेवारी है संविधान के तहत इस देश के अंदर 140 करोड़ लोगों के लिए मानवीय व्यवस्था, और जिसमें सर्वोपरि है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारा, परिवार वाली फीलिंग। अगर परिवार वाली फीलिंग डेमोक्रेसी में नहीं दे पाए तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये पार्लियामेंट की नाकामयाबी है कि वो इस तरह के कानून नहीं बना पाई, या सरकार इस तरह की चीज़ों को लागू नहीं कर पाई। शिक्षा के जरिए, शिक्षा के कंटेंट में विभाजनकारी कंटेंट, अभी तक शिक्षा 75-80 साल से इस देश में आज़ादी के बाद स्कूल, कॉलेज, इवन चाहे मदरसा हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे कोई गिरजाघर का स्कूल हो, फादर्स का या सेंट मैरी, कुछ भी स्कूल हो, हर स्कूल का सिलेबस अभी तक तो पूरी जांच पड़ताल के साथ ये होना चाहिए था कि इस देश के 140-45 करोड़ लोग पहले देखते ही आदमी को, वो कैसी शक्ल का है, कैसे उसने कपड़े डाले हुए, क्या वो खाता है, क्या भाषा बोलता है, इस पे ध्यान देने की बजाय एक ध्यान जाना चाहिए था, ये मेरे 145 करोड़ लोगों के परिवार का एक हिस्सा है। अगर ये फीलिंग नहीं आती, ये शिक्षा का फेल्योर है, समाज का तो है ही, शिक्षा का ज़्यादा फेल्योर है, और रिलीजियस ठिकानों का भी फेल्योर है। जो हम ठेकेदार बनते हैं ना, कोई हिंदू बनाने पे लगा हुआ है, कोई मुस्लिम शिक्षा देने पे लगा हुआ है, कोई गुरुकुल की शिक्षा देने पे लगा हुआ है, गुरु शिष्य परंपरा चलाए हुए। मानव परंपरा कहाँ गई भाई? तो मानवता के लिए जो मानवीय परिवार चाहिए, जिसमें सब समाज आता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एवरीथिंग उसमें शामिल हो जाती है, उसकी बात कौन करेगा? लेकिन सर, यहाँ पर यूएपीए में जमानत मिली है। उमर खालिद, शर्जील इमाम ऐसे लोग हैं जो अभी तक 5 सालों से जेल में हैं। इसीलिए तो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, मुझे तो आश्चर्य होता है ये लोग जेल में क्यों हैं। जहां तक मुझे नॉलेज है, जो मैं अखबारों में के जरिए या किसी से बात करने के जरिए पता चलता है, ये मुद्दा नहीं है आतंकवाद का, ये यूएपीए के मुद्दे नहीं है। मैंने एक मामले में सुना था कि उसने कह दिया था असम को काट दो, यानी नॉर्थ ईस्ट को काट दो। काटने का क्या मतलब है? वो इस देश को काटना थोड़ा चाहते हैं। सारा का सारा मकसद क्या है? सारा मकसद ये है कि जब लोगों की बात नहीं सुनी जाती तभी तो लोग सड़क पे आते हैं। अभी बिहार में क्यों सड़क पे आए लोग? राहुल गांधी और वो तेजस्वी और सारे नेता और सारी पॉलिटिकल पार्टियां क्यों आई? सुप्रीम कोर्ट में उनको धक्के खाने क्यों पड़े?
इसलिए खाने पड़े कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन संस्थाएं सही काम नहीं कर रही, गड़बड़ कर रही हैं, और लोगों को सड़कों पे क्यों आना पड़ता है। इस बात के लिए मैं सरेआम जिम्मेदार ठहराता हूँ। सरकार तो है ही है, ज्यादा जिम्मेदार इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लोगों के फंडामेंटल राइट का ध्यान रखें और सुओ मोटो एक्शन भी लें जहां जरूरी है, क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है, मर्जी नहीं है, अगर वो लें तो लोगों को सड़कों पे धक्के खाने की जरूरत ना पड़े। लोगों को सड़कों पे तभी आना पड़ता है जब सारी संस्थाएं फेल हो जाती हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और सरकार। फिर तो लोगों की जिम्मेवारी है, क्योंकि लोग तो मालिक हैं। अपनी संस्था को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सड़कों पे आना उनकी जिम्मेवारी है। लास्ट में, ऊपर लास्ट में है, मगर क्यों आना पड़ता है लोगों को। और जो लोग सड़कों पे आते हैं फिर उनको भी तुम रोकते हो, उनको तुम पकड़ के यूएपी लगाते हो और कहते हो आतंकवादी है, देशद्रोही है, नक्सलवादी है। जो मान लो जंगल की सुरक्षा की बात करता है तो, और उसको डेवलपमेंट का विरोधी बताते हैं। लेकिन ये साजिश है, ये साजिश है आवाज को दबाने के लिए। तो इसीलिए जमानत ना होना, इसमें किसकी जिम्मेवारी है। लोगों को फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए जिम्मेवारी है हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की। और हाई कोर्ट और वकील तुषार मेहता वो कह रहे हैं परमानेंट इनको जेल में होना चाहिए, तो आतंकवादी लोग हैं। ये बकवास भाषा है। तुषार मेहता कई बार बकवास करता है, नॉनसेंस बातें बोलता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती। तुषार मेहता कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल एक अथॉरिटी है अटॉर्नी जनरल ऑफिस, ये तो सब सेकेंडरी हैं, सॉलिसिटर है, एडिशनल सॉलिसिटर हैं, काफी लोग जो बनाए हुए हैं। ये उसकी टीम का असली मकसद तो इनका है सरकार को सलाह देने का कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करे, कोई गलत काम ना करे। जैसे लॉ ऑफिसर होते हैं ना, जब एफआईआर दर्ज होती है कौन सी धारा लगती है, तो एसएचओ और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, लॉ ऑफिसर सरकारी वकील की सलाह लेता है कि मैं कैसी धारा लगाऊं, कि ठीक लगाऊं कि नहीं लगाऊं। उसको साइन करने होते हैं, उसको सलाह देनी होती है, मगर वो सब लोग साजिश में शामिल हो जाते हैं, सलाह गलत देते हैं। इसीलिए मेरे क्लाइंट में जो ये अपना नीलम आजाद, नीलम रनौलिया, जो हमारे हरियाणा से ही है, एक गरीब समाज से आती है, प्रजापत समाज से वो बच्ची आती थी, जो जिनके पास जो महंगी फीसें हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इस तरह के लिटिगेशन के लिए, उसमें भी सक्षम लोग नहीं हैं। तो उसको इसीलिए, तो इसी आधार को तो इसको बना के मैंने आर्गुमेंट किया था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो बिल्कुल यूएपीए पीएमएलए में सपने में सोच भी नहीं सकते कि पहले झटके में किसी को जमानत दे दें। ये हाल हो गया देश की जुडिशरी का। तो हाई कोर्ट में भी बहुत बार कितने सारे वकील मेरे खिलाफ उसमें आए आर्गुमेंट में, और अल्टीमेटली एएसजी आया और मैंने चैलेंज किया कि बुलाओ जिसको भी बुलाना है, चाहे सॉलिसिटर को, अटॉर्नी को, एक ही दिन बुला लो, मगर कंक्लूड करो इसको। तो जो हमने रेज किया है बातें कि ये मामला नहीं बनता, कैनिस्टर है, भारत के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया, हमारी आवाज सुनो, युवाओं के मुद्दे उठाओ, बेरोजगारी पे ध्यान दो, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के नारे लगाना, ये किसने कह दिया आतंकवाद है? ये तो देशभक्ति है, जिनको देश की चिंता है, ये तो वो आवाज है। और मेरी बार बार ये बात है, पार्लियामेंट में क्या? मैं कहा पार्लियामेंट क्या है? फिर पार्लियामेंट लोगों के लिए है, लोग पार्लियामेंट के लिए नहीं है। लोग पार्लियामेंट के तभी हैं जब पार्लियामेंट लोगों के अनुसार काम करती है, मानवता के अनुसार काम करती है, संविधान के अनुसार काम करती है। वरना पार्लियामेंट का, नई पार्लियामेंट की एक बिल्डिंग बन गई, कल कोई देश पार्लियामेंट हो सकता है दिल्ली से ले जाके बाहर खड़ी कर दे कोई बिल्डिंग, तो बिल्डिंगों के उसमें। और भगत सिंह ने एक बम डाला था मारने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ कि हमारी आवाज सुनो भाई, हमें तुम गुलाम समझ रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। और इन बच्चों ने तो क्या किया था, पार्लियामेंट के बाहर थी जो नीलम, तो मगर वो ये थे ना, इकट्ठे थे कि भाई इकट्ठे थे, सबकी साजिश है, साजिश में तो जो आदमी साथ भी नहीं थे, बाहर भी कहीं दूर से भी कंट्रोल कर रहा हो, वो भी इसमें शामिल होता है। इसमें कोई दो राय नहीं, अगर वाकई साजिश है तो देश के खिलाफ, और ये देश के खिलाफ 5 साजिश थी। ये तो जो जिम्मेदारी पार्लियामेंटेरियन को करनी चाहिए वो जिम्मेदारी नहीं कर रहे, वो यसमैन बने हुए हैं, वो बंधुआ मजदूर है पॉलिटिकल पार्टी के, नारे लगा देते हैं। कोई नरेंद्र मोदी बोलता है तो बीजेपी के सारे हाथ खड़े करके, ताकि उनका वीडियो में फोटो नहीं आया तो टिकट कट जाएगा। और कोई दूसरी पार्टी का नेता बोलता है तो वो दूसरी पार्टी वाले ताली बजाते हैं। कभी अच्छी बात पे सारे मिलकर ताली बजाते ही नहीं। ये हाल कर दिया इन्होंने पार्लियामेंट का, युद्ध क्षेत्र बढ़ा दिया। और बैठने की भी तमीज नहीं है पार्लियामेंट में, बैठने की क्यों तमीज नहीं? गलत तरीके से बैठा जा रहा है। जो राजशाही और तानाशाही में बैठते थे, एक तरफ ट्रेजरी बेंच, एक बड़ा सत्ता पक्ष, एक तरफ विपक्ष। डेमोक्रेसी में सत्ता और विपक्ष नहीं होती, डेमोक्रेसी में सारा पक्ष देश का पक्ष होता है। हाँ, मेजोरिटी वाला जो आदमी है, मेजोरिटी जिसके पक्ष में होती है वो प्रधानमंत्री बन जाता है या मुख्यमंत्री बन जाता है। जो मेजोरिटी में नहीं होते उनका, उस टीम का मुखिया अपोजिशन का लीडर होता है। वो शब्द भी गलत है, अपोजिशन नहीं होती डेमोक्रेसी में, वो सेकंड नेता है देश का। एक नेता प्राइम मिनिस्टर, सेकंड नंबर लीडर
जिसको अपोजिशन का कहते हैं, वो नेता है। और सबकी बात सुनना और सबको अल्फाबेटिकली बिठाना बहुत जरूरी है। ये बिठा रखे ना बंदरों की तरह से, एक तरह के इसमें समाज से पूछो कि एक तरह से टीम बना दी, युद्ध क्षेत्र बना दिया, इकट्ठा होना चाहिए अल्फाबेटिकली ABCD, ताकि ये सही बात पे सारे मिलकर ताली बजा सके, उमर विरोध कर खालिद सके। को तो कहा जा रहा है कि देश के लिए वो तो बहुत तमाम चीजें से करने जा रहे थे, देश के खिलाफ थी, कैसे उनको जमानत मिल जाएगी? नहीं, देश के खिलाफ क्या बात थी? आपने कोई कानून बनाया पार्लियामेंट ने, उसके खिलाफ देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है उसमें मीन मेख निकालना, अगर वह संविधान के खिलाफ है तो। और बिल्कुल सही है। अरे जब ये देश सभी का है तो आपने ऐसा कानून बनाया क्यों जिसमें कहा भारत के बाहर जो प्रताड़ित होते हैं वही लोग उनको नागरिकता देंगे, और उन्होंने मान लिया कि सिर्फ हिंदू प्रताड़ित होते हैं, या उसके साथ जोड़ लिया सिख और उनको भी जोड़ लिया। अरे भाई, मुसलमान प्रताड़ित नहीं हो सकता? पाकिस्तान में मुसलमान प्रताड़ित नहीं है, अपोजिशन के लीडर बहुत सारे, उनको खतरा नहीं होता? बहुत सारों को जेल में ठोका गया, कईयों को मारा भी गया। तो ये शब्द डालने की भी जरूरत नहीं थी। या तो ये किया होगा बाहर से प्रताड़ित है, कभी उनको नागरिकता नहीं देनी पड़ जाए, बांग्लादेश है या कोई और है। अरे इंडिया के कितने लोग हैं जो 2 नंबर में अमेरिका में गए, और जिनको जंजीर बांध के, जैसे पुराने समय में फिल्मों में दिखाते थे, पैरों पे जंजीर, हाथ में बेड़िया, पैरों में बेड़िया, जंजीरों करके कितने बेहुदे तरीके से इंडिया में छोड़ा। कहाँ ये मानवाधिकार के संरक्षक बने बैठे हैं, ठेकेदारी लिए बैठे हैं अपने लोगों का। इतनी बुरी हालत, जो ठेकेदार बना बैठा है अमेरिका, पूरे दुनिया के मानवाधिकारों की बात करता है और वो लोगों के साथ इतना बदतमीजी से व्यवहार करता है। और इंडिया की गवर्नमेंट उस बदतमीजी में और बदतमीजी ऐड करती है कि उस जहाज को भी दिल्ली में उतरने के बजाय उधर उतरवा दिया, अमृतसर में ले जाके, और बेचारे वो दूर से धक्के खाते खाते गुजरात पहुंचे, कोई कहीं का था कोई कहीं का। दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या लगता है कि उमर खालिद को जमानत नहीं मिल पा रही, और भी जो लोग हैं 5 साल हो गया, आखिर क्यों, क्या कोर्ट? ये नौजवान कोई देशद्रोही नहीं है, ये सारे डिसेंट वॉइस है, इनकी वॉइस सुनने की हिम्मत सरकार में होनी चाहिए। बल्कि ऐसे सब लोगों को बुलाना तो चाहिए था टेबल पे। सरकार, डेमोक्रेसी में राज दरबार नहीं होता, डेमोक्रेसी में जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी खुद की ड्यूटी है। उनको गाड़ियां दे रखी है, हमने घर दे रखे उनके लुटियन जोन में। वो जिन्हें सवेरे जो सफेद पजामे कुर्ते पहन के उधर डोलते हैं, उनकी ड्यूटी है गाड़ी उठाओ, वहां जाओ, धरने पे बात करो, या उनको बुलाओ, भाई क्या बात है। तो देश में एक मंत्रालय तो ये होना चाहिए था, संवाद मंत्रालय, ग्रीवांस मंत्रालय, जो कि नहीं है अभी तक। गृह मंत्रालय है, वो थानेदार की तरह काम करता है, वो बदमाशी करता है, वो लोगों को डंडे के तरह हाँकना चाहता है, जो कि शासन में होता है, डेमोक्रेसी में नहीं होता। तो देश के लिए काम करता है गृह मंत्रालय, आपके डंडे के लिए? ना, काहे का इनको अभी तो अकल ही नहीं है कि देश के लिए काम क्या होता है। अभी गृह मंत्रालय ये सोचता है देश की पुलिस को भी बंधुआ बना रखा है नेताओं ने और अफसरों ने। अफसर मंत्री की चमचागिरी करके अच्छी पोस्टिंग पा लेते हैं, और वो अपने चहेतों को नीचे अपना लगा देते हैं मेन पोस्टों पे, क्रीमी पोस्टें जिनको कहते हैं, जहाँ रिश्वत भ्रष्टाचार के पैसे आते हैं। तो इस देश का पुलिस का भी मानवीयकरण है, पुलिस का संवैधानिकरण करने की जरूरत है, मानवीयकरण करने की जरूरत है। पूरे पुलिस वाले, मैं किसी को बुरा नहीं मानता, वो भी शिकार हैं अव्यवस्था के, क्योंकि व्यवस्था हो तो सबको अपॉर्चुनिटी भी मिले। बहुत सारे लोग चमचे प्रमोशन पाते हैं, चमचे रिटायरमेंट के बाद भी पोस्टें पाते हैं, और ये गड़बड़ पूरे देश में है। गृह मंत्रालय डंडे की तरह, शासन की तरह काम करा। अभी गृह मंत्रालय का भी मानवीयकरण, संवैधानिकरण करने की जरूरत है, होने की जरूरत है।